हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। ICSE क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स are pretty close, so I thought we will have a quick revision as far as Ekanki Sanjay is concerned. Ekanki Sanjay or collection of one act plays, as you all know, consists of a collection of 6 one act plays, है ना। 6 एकांकी हैं आपके सिलेबस में। आपने एकांकी का आस्वादन भी कर लिया होगा। आपको पता है एकांकी में क्या क्या कहा गया है। लेकिन होता क्या है ना, ICSE सिलेबस में एनोटेशंस आते हैं, संदर्भ व्यक्त करना होता है, वक्ता के बारे में बताना होता है, श्रोता के बारे में संदर्भ व्यक्त करना होता है कि कब किसने क्या कहा, किस संदर्भ में कहा। तो ऐसे में बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं नेचुरली। So, as a teacher, I feel the best thing to overcome these hurdles is to one, repeatedly read the chapter. Next, go through the workbook. The workbook provided by the board. अभ्यास पुस्तिका देखिए ये वाला. See this one. Usually students may find it boring to go through this अभ्यास पुस्तिका or workbook, but I bet if you go through these questions, you will surely get excellent marks in हिंदी। आपको पूरे एकांकी के बारे में एकदम से धारणा व्यक्त हो जाएगी। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए आप एकदम आंसर कर पाएंगे, प्रोवाइडेड यू गो थ्रू दी अभ्यास पुस्तिका गिवन बाय द बोर्ड। Of the 6 one act plays, the easiest one which I feel is the second one, that is Bahu Ki Vida. So we'll start our revision with this Ekanki, Bahu Ki Vida by Vinod Rastogi. Bahu Ki Vida is also uploaded in my channel, both with Hindi and Malayalam explanations. If any of you still need to go through it, actually this is revision time, but still, if anyone has got any type of confusion, they can visit those videos. Okay. The link will be provided in the description box below. So before discussing any chapter, any one act play, you have to know the characters. Characters यानी पात्र, जो पात्र होते हैं, क्योंकि एकांकी है उसमें कैरेक्टर्स नेचुरली होते हैं। एक तो है जीवनलाल, यू नो ही इज़ अ बिजनेसमैन, एक धनी व्यापारी है। उसकी पत्नी है राजेश्वरी, जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी, जो एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। रमेश है, उनका पुत्र है। रमेश की पत्नी है कमला, और रमेश की बहन गौरी के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन वो मंच पर दिखाई नहीं देती। वी टॉक अबाउट गौरी, दे टॉक अबाउट गौरी, बट गौरी इज़ नॉट सीन इन दैट होल वन एक्ट प्ले। और कमला का भाई प्रमोद है। तो इतने हैं एकांकी के पात्र। ये तो आपको मेमोराइज करना ही है। ओके, जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश और उसकी पत्नी कमला, और कमला का भाई प्रमोद। ओके, सो बिफोर गोइंग टू द वर्कबुक, फर्स्ट लेट्स डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट माइट कम फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज एकांकी का उद्देश्य क्या है, या फिर एकांकी का संदेश क्या है। दैट इज द मैसेज दिस वन एक्ट प्ले कन्वेज। बहू की विदा एकांकी में लेखक विनोद रस्तोगी भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा नामक कुरीति पर प्रकाश डालते हैं। दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम, और वो एक कुरीति है, यानी इट्स नॉट अ गुड सिस्टम। ओके, सो उस पर प्रकाश डाला गया है। सो दीस आर द की वर्ड्स, दहेज प्रथा, भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति। देखिए हमारे समाज में क्या होता है, बेटी के जन्म से ही उसके विवाह के समय दिए जाने वाले दहेज को लेकर माता पिता चिंतित रहने लगते हैं। दहेज के नाम पर लड़के वाले काफ़ी अमानवीय व्यवहार करते हैं। अमानवीय मीन्स इनह्यूमन बिहेवियर। इससे क्या होता है, आत्महत्याएं होती हैं। कई लड़कियां ससुराल में अपमानित होकर दम घुट कर जीती है। दम घुट कर जीना मीन्स फील इंसल्टेड एंड दे सफोकेट द होल लाइफ। मैनी गर्ल्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डाउरी सिस्टम, है ना। सो दे लीव अ सफोकेटेड लाइफ। सो दिस होल एकांकी
is against this social evil, that is dowry. धन के लोभ में आकर ससुराल वाले कमला को प्रताड़ित करते हैं और अंत तक आते आते हम पाते हैं कि जीवनलाल अपने बेटी गौरी के लिए बड़ा भारी दहेज देता है, फिर भी गौरी के ससुराल वाले खुश नहीं होते। सो एकांकी का संदेश बेसिकली क्या है? दहेज मुक्त समाज। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एकांकी में कि एकांकी एक संदेश लेकर आया है कि हमारे समाज को दहेज मुक्त होना चाहिए, एक ऐसा समाज जिसमें दहेज प्रथा हो ही ना और बहू और बेटी को एक समान देखने की सोच पैदा हो। दैट इज़ अनदर कीवर्ड, दैट इज़ बहू और बेटी दोनों को एक समान देखने की जो सोच है, एटीट्यूड, दैट शुड चेंज। तो ये है एकांकी का संदेश या फिर कहें मैसेज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच माइट कम, इस एकांकी का शीर्षक कितना सार्थक है? शीर्षक मीन्स टाइटल, सार्थक होना मीनिंगफुल। हाउ मच मीनिंगफुल इज द टाइटल ऑफ द एकांकी? देखिए, एकांकी में चित्रित मुख्य समस्या अथवा मेन इश्यू क्या है? जीवनलाल अपनी बहू कमला को विदा नहीं करना चाहता। सारा कथानक इसी बिंदु पर केंद्रित है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस पॉइंट कि जीवनलाल अपनी बहू को विदा करना नहीं चाहता। क्योंकि दहेज के नाम पर वो तृप्त नहीं है। जो दहेज उसे मिला है उसके बेटे को, कमला के घर वालों ने जो दहेज दिया है उससे वो तृप्त नहीं है। तो दहेज के नाम पर बहू को जीवनलाल विदा नहीं करना चाहता। और केवल कमला ही नहीं, दहेज नामक इस कुरीति का प्रभाव गौरी पर भी पड़ता है। तो एकांकी के दो पात्र कमला और गौरी दोनों को विदा नहीं किया जाता। तो इस हिसाब से देखें तो ये एकांकी का शीर्षक एकदम सार्थक है। द टाइटल ऑफ द वन एक्ट प्ले इज़ वेरी मीनिंगफुल एज इट कन्वेज द मेन थीम और द मेन मैसेज कि दहेज के नाम पर ऐसा भी होता है समाज में, बहू को विदा ही नहीं किया जाता। तो ये हो गए दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इस चैप्टर से, एक तो कहानी का उद्देश्य और एक शीर्षक की सार्थकता। अब आते हैं अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों की ओर। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड। तो हम चलते हैं अभ्यास पुस्तिका की ओर। अभ्यास पुस्तिका का पहला प्रश्न, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोंपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? क्वेश्चंस की ओर आने से पहले एक बात बता दें, पहले आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद आप उसे आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। तो इधर देखिए, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी, सामर्थ्य क्या है? कैपेसिटी। यहाँ किस कैपेसिटी की बात की जा रही है? आर्थिक सामर्थ्य, इकोनॉमिक कैपेसिटी, है ना, उसकी मेंटल या फिजिकल कैपेसिटी नहीं। तो अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, बराबरी मीन्स इक्वल स्टेटस। तो अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो तुम अपनी बराबरी का घर देखते, झोंपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? उपयुक्त कथन किसने, किससे, कब तथा क्यों कहा? अब देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आईसीएसई में। उपयुक्त कथन यानी ये जो कहा गया है, किसने कहा। अब देखिए, पूरे एकांकी को आपने पढ़ा है, उसका आस्वादन किया है, आपको पता है इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं जो दूसरों को दुखित करने वाले, वो जीवनलाल ने कहा है। पूरे एकांकी में जीवनलाल ही एक ऐसा पात्र है जो हमेशा दूसरों को चोट पहुंचाने की तरह बात करता है। तो उपयुक्त कथन किसने कहा? विनोद रस्तोगी जी के एकांकी बहू की विदा के एक प्रमुख पात्र जो कि एक धनी व्यापारी था, उसी ने ये कथन कहा। किससे कहा? जीवनलाल की जो बहू है कमला, उसका भाई प्रमोद से ये कथन कहा। कब तथा क्यों कहा? कब कहा? जब प्रमोद आया था उनके घर अपनी बहन को लेने, तो उस समय जीवनलाल ने प्रमोद से ये कहा। हो गया।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इस सेंटेंस के आधार पर, श्रोता ने अपने सामर्थ्य के संबंध में क्या कहा। अब देखिए श्रोता कौन होता है, श्रवण करने वाला, जो सुन रहा है। ये टर्म्स आपको एकदम याद रखना है कि श्रोता कौन है। श्रोता यानी सुनने वाला। श्रोता ने अपने सामर्थ्य के संबंध में क्या कहा। अब देखिए प्रमोद यूं कहता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। यानी कि जितनी हमारी क्षमता थी, हमारे पास जितना भी था हमने दे दिया। तो उसके कंटिन्यूएशन के रूप में जीवनलाल कहता है, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। तो यहाँ श्रोता ने अपने सामर्थ्य के संबंध में क्या कहा, यही कहा कि उसके सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका उन्होंने दे दिया। झोपड़ी तथा महल से वक्ता का संकेत किस किस और है। अब झोपड़ी क्या है, झोपड़ी माने हट, यानी जो छोटा सा घर होता है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, और महल बहुत ही बड़ा पैलेशियस बिल्डिंग। तो झोपड़ी यहाँ किसका प्रतीक है, प्रमोद का घर, घर वाले या घर जो रहते हैं, गरीब हैं, तो उन्हें झोपड़ी में रहने वाले कहा गया है। और महल में कौन रहता है, धनी आदमी जीवनलाल रहता है। तो यहाँ झोपड़ी से वक्ता का संकेत प्रमोद के घर से है, और महल से संकेत क्या है, जीवनलाल के अपने घर से है। वक्ता किस बात पर क्रोधित है तथा क्यों। अब देखिए ये वक्ता, श्रोता और वक्ता, ये तो आपको मेमोराइज करना ही है कि क्या है। वक्ता यानी बोलने वाला, तो वो किस बात पर क्रोधित है। वो क्रोधित है कि उसने सोचा था कि उसके जैसे एक धनी व्यक्ति को बहुत सारा दहेज मिलेगा, उसके बेटे को। उसने सोचा था कि उसके जैसे एक धनी व्यक्ति के बेटे को, रमेश को, शादी में ढेर सारा दहेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये ही नहीं, उनकी जो बारात की खातिरदारी की गई थी लड़की वालों की तरफ से, वो भी उसके हिसाब से एकदम बेकार रहा। तो इसीलिए वक्ता काफ़ी क्रोधित था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। अब ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायलॉग है। मेरे नाम पर धब्बा लगा, धब्बा लगना यानी जो कलंक लगा, जो स्टेन, धब्बा यानी स्टेन। माई नेम इज स्टेन्ड, यू नो, आई एम इंसल्टेड, वाई, बिकॉज ऑफ यू पीपल। मेरे शान को ठेस पहुंची, शान यानी शान शौकत क्या होता है, शान शौकत यानी रिस्पेक्ट, आई हैड सम सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, लेकिन ठेस पहुंचा, ठेस पहुंचना मीन्स माई होल रिस्पेक्ट गॉट स्पॉइल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल। भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, बिरादरी यानी फैमिली मेम्बर्स, होल क्लैन, द ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स, उनके सामने मेरी हंसी हुई। उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। घाव यानी वूंड है ना, जो चोट लगती है तो घाव रह जाता है। तो मेरा जो घाव है वो कैसे उत्पन्न हुआ, तुम्हारे करारे चोट के कारण, क्योंकि तुम लोगों ने शादी में एकदम बकवास प्रबंध कर रखा था, बारातियों के लिए भी ठीक से प्रबंध नहीं किया, दहेज भी अच्छी तरह से नहीं दिया। तो इससे क्या हुआ, मुझे चोट पहुंचा है, और उसका जो चोट का जो घाव है, जो वुंड है, वो आज भी हरा है, आज भी फ्रेश है। माई वुंड रिमेन्स फ्रेश, दैट मीन्स मुझे जलन होती रहती है, क्योंकि मेरा घाव इतना हरा है कि मुझे हमेशा वो याद आता रहता है। इसलिए जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी को विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। मरहम क्या है, मेडिसिन। तो मेरे घाव के लिए मरहम भेजें, यानी यहाँ मेरा घाव है कि तुमने दहेज ठीक से नहीं दिया, और मेरा मरहम क्या है कि दहेज लाओ। वक्ता कौन है, उसके अनुसार उसकी शान को क्या ठेस पहुँची थी। यहाँ वक्ता यानी ये बोलने वाला, सेंटेंस जो बोलने वाला कौन है, जीवनलाल है। उसके अनुसार उसकी शान को क्या ठेस पहुंची थी। वो बहुत ही आन शान वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो एक अमीर आदमी था,
और उसके शान को ठेस पहुंची क्योंकि उसके बेटे की शादी हुई और दहेज में बहुत कम पैसा दिया गया। ऊपर से बारातियों की खातिरदारी भी ठीक से नहीं की गई। घाव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? घाव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है कि उसके दिल में अभी भी ये चुभता है, उसे इस बात का दुख होता है कि मैं इतना धनी व्यापारी हूँ और मेरे बेटे को इतना कम दहेज मिला। तो ये घाव शब्द उसी रूप में प्रयोग किया गया है। वक्ता ने घाव के लिए मरहम भेजने की बात कहकर क्या संकेत किया है? अब देखिए, उसका घाव है, उसके मन में दुख है कि मुझे दहेज नहीं मिला ठीक से, हमारे बेटे की शादी में इतना इंसल्ट हुआ। तो मरहम भेजना यानी दहेज की मांग करना, जो दहेज और देना है, बाकी देना है, उसे देना, उसकी ओर संकेत किया गया है। क्या वक्ता के उपयुक्त कथन को आप सही मानते हैं? अब देखिए, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू यू, आपका अपना विचार। तो बोर्ड अक्सर ऐसा प्रश्न पूछता है कि व्हाट इज़ द चाइल्ड्स व्यू। अब देखिए, यहाँ जीवनलाल या प्रमोद उनकी राय नहीं पूछी है, आपका अपना राय क्या है। तो यहाँ आपको लिखना है क्या आप वक्ता के कथन को सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम तो दहेज प्रथा के विरोधी हैं। दहेज लेना और देना दोनों पाप समझते हैं। तो ऐसे में वक्ता का ये जो कथन है कि उसे जो चोट पहुंची है उसके लिए मरहम लड़की वाले भेजें, ये एकदम गलत है। हम उसे बिल्कुल सही नहीं मानते, क्योंकि दहेज प्रथा हमारे समाज में व्याप्त एक कुरीति है। ओके, ये कीवर्ड्स तो आपको यूज़ करना ही है कि दहेज प्रथा एक कुरीति है। हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। देखिए, उपयुक्त कथन में कौन किससे किस संदर्भ में बात कर रहा है। अब देखिए, यहाँ कथन में कौन कह रहा है? जीवनलाल कह रहा है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, दूसरों को इंसल्ट करने वाले डायलॉग्स पूरे जीवनलाल ने कहे हैं। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। देखिए, मेरे ये जो बाल सफ़ेद हुए हैं यूं ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, मतलब कि मुझे तजुर्बा है, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव सीन लाइफ, मैं यूं ही बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। और तुम कल के छोकरे, छोकरा यानी लड़का, कल के छोकरे मीन्स सच ए यंग पर्सन, यू आर ट्राइंग टू चीट मी, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। बेवकूफ़ बनाना, टू मेक अ फूल ऑफ मी। तो किस संदर्भ में ये कहा गया है? संदर्भ क्या है? संदर्भ आपको याद करना है। प्रमोद ने यूं एक सजेशन दिया था कि जी आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। यानी अभी पहला सावन है लड़की का, कमला का, तो अभी मेरी बहन को विदा कर दीजिए, बाद में हम आपके पूरे जो डिमांड हैं उसे पूरा कर देंगे। अब जीवनलाल ये अच्छी तरह समझता है कि बाद में कहने से बाद में कुछ होता नहीं है ना। एक बार विदा कर लिया तो ढीला पड़ गया। तो इसीलिए जीवनलाल कहता है कि तू कल का छोकरा मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कर। बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं से क्या आशय है? यानी उसका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो यूं ही उसके बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं, उसने ज़िंदगी देखी है। तो यही इसका मतलब है, बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। हिंदी में एक यूसेज है ये। वक्ता ने उपयुक्त कथन श्रोता के किस कथन के उत्तर में कहे हैं? ये वही संदर्भ जो हमने कहा, वही इसका आंसर भी है। श्रोता ने क्या कहा था कि अभी इस समय तो विदा कर दीजिए, बाद में हम आपकी हर मांग पूरी कर देंगे। तो उस श्रोता के उस कथन के उत्तर में वक्ता ने यूँ कहा कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। वक्ता की क्या मांग थी? वक्ता के अनुसार उसके नाम पर क्या धब्बा लगा था? वक्ता की यही मांग थी कि उसे दहेज में 5,000 रुपये मिले। और वक्ता के अनुसार उसके नाम पर क्या धब्बा लगा था? उसके नाम पर यही धब्बा लगा था। वक्ता के अनुसार उसके नाम पर क्या धब्बा लगा था? वक्ता समाज में काफ़ी आन शान वाला एक धनी व्यापारी था, जीवनलाल। तो उसके अनुसार उसके बेटे की जब शादी होती है तो आन शान से ही बारातियों की खातिरदारी की जानी चाहिए, लेकिन नहीं किया गया और ऊपर से दहेज भी बहुत कम दिया गया, तो इसलिए उसके नाम पर धब्बा लगा।
तो फोर्थ क्वेश्चन, तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। अब देखिए यहाँ ऐसी ऐसी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको रिपीटेडली चैप्टर पढ़ना है ना। तो यहाँ क्या संदर्भ है, वह शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। वह कौन है, वह जीवनलाल का बेटा रमेश है। क्योंकि प्रमोद ने ये एक डायलॉग कहा, अगर रमेश बाबू होते, ऐसा एक सेंटेंस प्रमोद कहता है। क्योंकि प्रमोद सोचता है कि रमेश एक नौजवान है तो वो अच्छी तरह से बातों को समझने में लायक होगा, तो इसलिए वो यूँ कहता है कि अगर रमेश बाबू होते तो। ये सुनकर जीवनलाल एकदम क्रुद्ध होकर यूँ कहता है, तो वह क्या कर लेता, मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। तो वह शब्द का प्रयोग अपने बेटे रमेश के लिए जीवनलाल करता है। वक्ता ने उपयुक्त बात श्रोता के किस कथन के उत्तर में कही है। अब ये संदर्भ अगर आपको व्यक्त हो जाता है तो इसका आंसर वही है। श्रोता ने यूँ कहा था कि अगर रमेश बाबू होते, तो उसके उत्तर में वक्ता ने यूँ कहा। वक्ता ने अपने बेटे की क्या विशेषताएं बताई। अब वक्ता जो है वो जीवनलाल है, उसका बेटा जो है रमेश है, और जीवनलाल अपने बेटे की कई विशेषताएं बताता है। वो ये बताता है कि मेरे सामने मेरा बेटा मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह आखिर मेरा बेटा है। वह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला आवारा लड़का नहीं है। ओके, वक्ता का बेटा कहाँ गया हुआ था और क्यों, क्या उसका जाना सफल रहा। अब देखिए, वक्ता का बेटा यानी जीवनलाल का बेटा उस समय कहीं गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था, अपनी बहन गौरी के ससुराल में गया हुआ था। क्यों गया हुआ था, गौरी को पहले सावन में अपने घर लाने के लिए गया हुआ था। क्या उसका जाना सफल रहा, नहीं, उसका जाना सफल नहीं रहा, क्योंकि गौरी के ससुराल वाले दहेज के नाम पर उसे विदा करने से इनकार कर देते हैं, है ना। ये सब तो आपको याद ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे। उपयुक्त वाक्य किस एकांकी से लिया गया है, वाक्य किसने तथा किससे कहा है। उपयुक्त वाक्य बहू की विदा नामक विनोद रस्तोगी जी के एकांकी से लिया गया है। वाक्य किसने तथा किससे कहा है, वाक्य जीवनलाल ने प्रमोद से कहा है। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ बहन से मतलब कौन है, प्रमोद की बहन कमला। उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, यानी कि हर एक लड़की की तरह वो पहला सावन अपने मायके में अपने घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, सखी सहेलियों के साथ बिताना चाहेंगी, लेकिन उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे भेजेंगे ही नहीं। वक्ता ने सपने पूरे न होने के लिए किस किस को जिम्मेदार बताया। जिम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल, कौन उत्तरदायी है। वक्ता ने सपने पूरे होने के लिए किसे जिम्मेदार बताया, प्रमोद और उसकी माँ, उसके घर वालों को। क्या आप वक्ता के कथन को उचित मानते हैं। देखिए, यहाँ बोर्ड एक बार फिर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता है, आपकी राय जानना चाहता है, क्या आप वक्ता के कथन को उचित मानते हैं। नहीं, हम बिल्कुल उचित नहीं मानते, क्योंकि एक लड़की को पालना, पोसना, पढ़ाना ये उसके परिवार की जिम्मेदारी हो सकती है। उसे बड़ी मात्रा में दहेज देकर, सोने जेवर देकर बियाना लड़की के घर वालों का उत्तरदायित्व नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी राय क्या है कि इसमें लड़की के घर वाले किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं है। आपकी अपनी राय जब पूछी जाती है तो आपको खुलकर अपना राय लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्ता ने अपनी बेटी गौरी के विवाह के संबंध में वक्ता से क्या कहा। अब देखिए, अपनी बेटी गौरी यानी जीवनलाल अपनी बेटी के विवाह के बारे में कहता है कि उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की थी। वो और क्या क्या कहता है, पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की, वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। दंग रहना मीन्स
सरप्राइज्ड होकर रह जाना। हमने इतनी खातिरदारी की बारात वालों की, हमने इतनी खातिरदारी की बारात वालों की, इतना दहेज दिया कि देखने वालों दांते तली इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। हमने इतना दहेज दिया कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। यानी कि दे वर सो सरप्राइज्ड, इतना दहेज मैंने दिया। तो इससे वक्ता के चरित्र की किस विशेषता का पता चलता है? इससे क्या पता चलता है वक्ता का चरित्र कैसा है? वो धन संपत्ति को ही सब कुछ मानता है। तो दहेज में बड़ी रकम दे दी तो वो यही समझता है कि उसने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी है, बहू बहू। अब देखिए, बेटी और बहू, डॉटर और डॉटर इन लॉ, इन दोनों को एक ही तराजू मीन्स जो बैलेंस होता है, जो तौलने वाला, तो एक ही तराजू में तौलना ठीक नहीं है, क्योंकि बेटी बेटी होती है और डॉटर इन लॉ इज डिफरेंट। उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है तथा कब? ये जो कथन जो है, एकांकी का प्रमुख पात्र जीवनलाल ने कहा है। किससे कहा है? प्रमोद से कहा है। कब कहा? प्रमोद ने यूँ कहा था, हमारी बहन है, जो हमारी बहन है क्या वह आपकी कोई नहीं है? ऐसा एक प्रश्न जब प्रमोद ने किया तो उसके काउंटर में जीवनलाल ने कहा था कि भाई बेटी और बहू को एक तराजू में तोलना चाहते हो? बेटी बेटी होती है और बहू बहू। बेटी और बहू से किस किस की ओर संकेत है? एकदम सीधा सा उत्तर है, बेटी से संकेत है गौरी और बहू से संकेत है कमला। बेटी वाला होकर भी वक्ता को किस बात पर अहंकार था? अब देखिए, बेटी वाला यानी स्वयं जीवनलाल भी बेटी वाला था, उसकी भी अपनी बेटी थी गौरी, फिर भी उसे अहंकार था। किस बात का अहंकार था? कि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी और उसने अपनी बेटी को दहेज में बहुत सारी धन संपत्ति दी भी थी, तो इस बात का उसे अहंकार था। बेटी बेटी है, बहू बहू, इस कथन से वक्ता की किस मानसिकता पर प्रकाश पड़ता है? इस संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। अब देखिए, अगेन दे हैव आस्क्ड योर ओपिनियन, आपका विचार प्रकट करना है। बेटी बेटी है, बहू बहू, तो इससे जीवनलाल की मानसिकता यानी मेंटल एटीट्यूड, उसके किस मेंटल एटीट्यूड के बारे में आपको पता चलता है? एकदम व्यक्त है कि जीवनलाल बेटी को अलग मानता है, बहू को अलग। बेटी से काफ़ी प्यार करता है और बहू से मानवीय हरकत भी नहीं करता, यानी बहू को एक मानव भी नहीं मानता। उसे जितने तरीके से हो सके उसे वो दुखी करता है, उसको अपमानित करता है। तो जीवनलाल की ये एक गंदी मानसिकता है कि दूसरों के दुख दर्द को वो समझ नहीं पाता। ये है उसकी मानसिकता। वो निरंतर दूसरों को इंसल्ट करता है ना, अपमानित करता है। प्रमोद को अपमानित करता है, अपनी बहू को, बहू के घर वालों को, सभी को अपमानित करता है। तो ये उसकी एक मानसिकता है जिसे बदलना चाहिए। समाज में ऐसे बहुत से जीवनलाल हैं जो ये मानकर चलते हैं कि बेटी अलग है और बहू अलग है। So this mental attitude should be changed. So here board has asked your opinion, so you have to write freely what you feel. That people like Jivanlal, there are plenty of people like Jivanlal in our society and their mental attitude should be changed. Next question, ज़रूर और हाँ उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। ये ज़रूर शब्द का प्रयोग वक्ता ने किस प्रश्न के उत्तर में किया है और क्यों? सी अगेन यू हैव टू रिपीटेडली रीड द क्वेश्चन बिफोर यू अटेंड योर एग्जाम्स। एक सेंटेंस देकर आपको उसका संदर्भ व्यक्त करना है। तो यहाँ क्या है संदर्भ? संदर्भ यही है कि जाने से पहले प्रमोद कहता है, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? तो ये एक परमिशन पूछता है वो। तब जीवनलाल उत्तर देता है ज़रूर।
किस प्रश्न के उत्तर में किया है ये यही प्रश्न है कि क्या मैं अपनी बहन को देख सकता हूँ जाने से पहले। जीवनलाल के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो जीवनलाल का चरित्र चित्रण पूछा गया है, उसके चरित्र की विशेषताएं पूछी गई हैं। वो एक काफ़ी धनी व्यापारी था और वो 2 बच्चों का पिता था, लेकिन वो बेटी और बहू में काफ़ी अंतर दिखता था। वो दूसरों को अपने बातों से दुख पहुंचाता था। धन संपत्ति को ही वो जीवन में धन संपत्ति को ही सब कुछ मान बैठता था, है ना। उसे लगता था कि उसके पास धन संपत्ति है तो वो सब कुछ हो गया। उसे यूँ लगता था कि उसके पास धन संपत्ति है तो बहुत कुछ हो गया। उसकी चरित्र की यही विशेषताएं थी कि वो दूसरों को काफ़ी चोट पहुंचाता था अपने व्यवहार से, अपने बातों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरहम शब्द का आशय स्पष्ट कीजिए। वक्ता किस प्रकार के मरहम की बात कर रहा है और क्यों। अब ये जो मरहम जो है चोट पर लगाने वाली दवाई है, उससे उसका आशय क्या है कि जीवनलाल को चोट पहुंची है, उसका इंसल्ट हुआ है, वो अपमानित हुआ है अपनी बिरादरी में क्योंकि दहेज कम मिला और बारातियों की खातिरदारी भी बहुत फालतू तरीके से की गई। तो इसलिए मरहम क्या है कि और दहेज लाओ। 5,000 रुपया उसका मरहम है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी अपनी राय पूछी गई है। दहेज प्रथा पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अब आपको इसमें खुलकर लिखना है कि दहेज प्रथा हमारे भारतीय समाज में व्याप्त एक कुरीति है जिसके कारण बहुत से परिवार तहस नहस हो गए हैं। औरतें जल मरती हैं, आत्महत्याएं करती हैं, लड़कियां दम घुटकर जीती हैं, है ना। दहेज प्रथा के कारण लड़की वाले हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये दहेज प्रथा हमारे समाज से एकदम से निकाल देना चाहिए। दहेज लेना भी पाप है, देना भी पाप है, ये सब आपको व्यक्त करना है। अब इतने सारे क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर से डिस्कस कर लिया। अब अगले वीडियो में हम इसका कंटिन्यू करेंगे, तो 2 वीडियोस में ये पूरा हो जाएगा। काफ़ी लेंथी हो गया तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। अब मैं अपने केरल के छात्रों के लिए कुछ कहना चाहूँगी മലയാളം में। നോക്കൂ, മലയാളത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഹിന്ദി കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ്, റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചാപ്റ്റർ വായിക്കുക. കാരണം ഈ സെയിം ഏകാംഗി കേരളത്തിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ കോളേജ് ലെവലിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് കീറി മുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പം ഞാൻ ബോർഡിൽ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡൗറി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ, അവരുടെ ചരിത്രഗത് വിശേഷത അത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക, പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ ഓരോ സെൻറ്റൻസും തന്നിട്ട് അത് ആരെപ്പം ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അത് ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ജസ്റ്റ് കഥ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സന്ദർഭം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒന്നൊന്നിനോട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഡയലോഗിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനുള്ള വീഡിയോ അപ്ലോഡഡ് ആണ്. ഇനിയും ഡൗട്ടുള്ളവർ, കാരണം വായിക്കുമ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടുകൾ അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും. വെറും കഥ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. ICSE ബോർഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രീതിയിലാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ കഴിയും. ബഹു കി വിധ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ 6 1 ആക്ട് പ്ലേയിലും ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ്. സിമ്പിൾ ഇൻ എ സെൻസ് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഡയലോഗ്സാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജീവൻലാലും പ്രമോദും തമ്മിലാണ് കൂടുതലും ഡയലോഗ്സ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ആദ്യം എടുത്തത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 1 ആക്ട് പ്ലേസിൻ്റെയും കൂടെ അപ്ലോഡിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഏകാംഗിയും ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പോവുക. കാരണം വർക്ക് ബുക്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം
പക്ഷേ പല കുട്ടികളും വർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കും, ഒരു ബോറാന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ബുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്വയം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ സക്സസ് ആവും. ഓക്കെ.